दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 के विश्व इतिहास विषय का अध्याय 8, जिसका नाम है संस्कृतियों का टकराव। और इसमें आज के इस भाग में यानी भाग 8 में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर, और इसमें हम शामिल करेंगे लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों को। दोस्तों इससे पहले हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इसके अति लघुत्रात्मक प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। तो एक इस बारे में बात आपको बताते हैं, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में ध्यान रखिए एक बात कि ये जो प्रश्न होते हैं ये समझ पर आधारित ज़्यादा होते हैं। इनमें हालांकि तथ्य भी शामिल करते हैं, क्योंकि इतिहास में तथ्य तो होते ही हैं, तथ्यों को जरूर शामिल करते हैं, लेकिन एक समझ भी विकसित करनी होती है इन दोनों तरह के प्रश्नों में। और इसीलिए जो इनकी भाषा शैली है या इनको जो लिखने का तरीका है, या फिर आप चाहे इन्हें किसी भी रूप में अपने उत्तर में लिख सकते हैं, लेकिन चाहे वो पैराग्राफ वाइज हो सकता है और चाहे वो बिंदुवार हो सकता है। लेकिन इन जो हम यहाँ पर आपको जो महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं जो प्रश्न उत्तर करते समय, वो जरूर आपको अपने उत्तर में शामिल करने होते हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें और पेन कॉपी लेकर बैठिए ताकि आप उन्हें नोट कर पाएं। चलिए सबसे पहले बात करें लघुत्रात्मक प्रश्नों की। लघुत्रात्मक प्रश्नों में पहला है, तुपीनामा समुदाय का परिचय दीजिए। तुपीनामा समुदाय क्या था? ये समुदाय जो था वो पूरे भौगोलिक खोज अभियान के दौरान एक समुदाय जो यूरोपीय देशों का सामना जिससे हुआ, तुपीनामा समुदाय, वो इसका परिचय हमें देना है, उसके बारे में आपको बताना है। देखिए तुपीनामा समुदाय का परिचय देने से क्या आपको सबसे पहले लिखना है कि निवास स्थान, उनका निवास स्थान क्या था? वो दक्षिण अमेरिका के पूर्वी समुद्र तट और ब्राज़ील के वनों में रहते थे। जब हमने देखा था अरावाकी समुदाय के बाद हमने इनका अध्ययन किया था, ये विशेषकर कहाँ रहा करते थे? पूर्वी समुद्र तटों पर रहा करते थे। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसका जो पूर्वी समुद्र तट है उस पर, और ब्राज़ील के जो वन क्षेत्र थे वहाँ ये रहा करते थे। इसके अलावा दोस्तों ये खेती नहीं किया करता था, ये समुदाय जो था ये खेती नहीं करता था, याद रखिएगा। खेती की जानकारी इनको नहीं थी, क्योंकि इनके पास लोहे की जानकारी इनको नहीं थी, इसीलिए ये खेती नहीं कर पाते थे, कृषि नहीं कर पाते थे। इसलिए इनका जो जीवन निर्वाह का जो तरीका था वो क्या थे? ये फलों पर अपना जीवन निर्वाह करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। इसके अलावा सब्जियां जो मिलती थी वो, या फिर मछलियां पकड़कर अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। और एक खास बात दोस्तों ये थी कि इनका जो जीवन था, इनका जो राजनीतिक संगठन है या सत्ता संगठन है, उसमें पूरी तरह से किसी संगठन का अभाव पाया जाता है। यानी इनके लिए जब यूरोपवासी हमने देखा था कि जब यहाँ पर आए तो इनके लिए ना तो यहाँ इनके यहाँ कोई धार्मिक संस्था थी, ना कोई चर्च था, ना कोई राजा था, कोई भी ना कोई अधिकारी हुआ करते थे। एक तरह से सत्ता संगठन का इनकी तरह से अभाव था, एक तरह से ये जनजाति समूह था। तो तुपीनामा समुदाय के बारे में जब आप लिखें तो ये जरूर लिखें कि कहाँ के रहने वाले थे, इनके जीवन निर्वाह के तरीके क्या थे, और एक ये चीज़ जरूर लिखनी है जीवन निर्वाह के तरीकों में, क्योंकि खेती की जानकारी इनको नहीं थी, और एक इनके सत्ता संगठन किस तरीके का था। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, माया सभ्यता पर टिप्पणी लिखिए। माया सभ्यता, 3 सभ्यताएं जो हमने पढ़ी थी उनमें सबसे एक महत्वपूर्ण सभ्यता ये भी है माया सभ्यता। ये अपनी विशाल इमारतों के लिए आज भी सभ्यता जानी जाती है। देखते हैं इसका उत्तर। सबसे ये जो सभ्यता थी दोस्तों, माया सभ्यता, ये 11वीं से लेकर 14वीं सदी के बीच में इसका विकास हुआ था। मुख्य रूप से 11वीं से लेकर 14वीं सदी के बीच इसका विकास हुआ था। और इस सभ्यता का जो आधार था वो क्या था? मक्के की खेती, यानी कृषि जो था इस सभ्यता का आधार था। और यहाँ पर जो फसल थी, प्रमुख फसल जो थी वो कौन सी थी? मक्के की फसल प्रमुख हुआ करती थी। और किस वजह से ये सभ्यता हमने देखी थी, कैसी सभ्यता थी? ये एक नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। और नगरीय सभ्यता के बारे में आप याद रखिए इस बात को कि नगरीय सभ्यता हमेशा ग्रामीण सभ्यता, विकसित ग्रामीण सभ्यता के आधार पर ही विकास करती है। और जब जो खेती में अगर अनाज का या फसल का अतिरिक्त उत्पादन होता है, अतिरिक्त उत्पादन होने लग जाता है, और तो उस अतिरिक्त उत्पादन की वजह से ही नगरों का विकास होता है। तो यहाँ भी जो खेती थी काफ़ी उन्नत अवस्था में थी और पैदावार अत्यधिक होती थी। इसी वजह से माया की सभ्यता जो है विकसित हुई, या माया की जो नगरीय सभ्यता है वो विकसित हो सकी। इसके अलावा जो माया सभ्यता है वो अपनी वास्तुकला के लिए, अपने खगोल विज्ञान के लिए, अपने गणित की ज्ञान के लिए भी पूरी दुनिया में जानी जाती है। इसके अलावा इनकी जो लिपि थी वो कैसी थी? इनकी लिपि चित्रात्मक थी, लेकिन इसे भी अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हमने जब आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भी आज तक नहीं पढ़ी गई है। उसी प्रकार जो माया सभ्यता की जो लिपि है वो भी अपठनीय है, इसे भी आज तक पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन ये कैसी है? चित्रात्मक लिपि है ये। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एज़्टेक सभ्यता के समाज के बारे में बताइए। एज़्टेक सभ्यता, 3 जो सभ्यताएं थी, एज़्टेक, इंका और माया, उनमें से एक महत्वपूर्ण सबसे बड़ा साम्राज्य था। एज़्टेक सभ्यता के समाज के बारे में बताना कि उनका समाज किस तरीके का था। देखिए इनका जो समाज था कैसा था? वो श्रेणीबद्ध था, श्रेणियों में बटा हुआ था, कई तरह की श्रेणियों में इनका समाज बटा हुआ था। और इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से समाज में श्रेणियां शामिल थी? इसमें अभिजात वर्ग को आप अपने उत्तर में शामिल करेंगे। अभिजात वर्ग हुआ करता था, व्यापारी वर्ग हुआ था और अन्य वर्ग। अभिजात वर्ग की बात करें तो सर्वोच्च वर्ग था ये, और जो शासक था उसकी नियुक्ति भी इसी अभिजात वर्ग से की जाती थी। इसमें मुख्य रूप से जो कुलीन वर्ग के जो लोग थे वो शामिल थे। इसके अलावा जो पुरोहित थे वो भी इसमें शामिल थे अभिजात वर्ग में। इसके अलावा व्यापारी वर्ग जो दूसरा महत्वपूर्ण वर्ग था
उसमें विशेष ये जो व्यापारी वर्ग हुआ करता था इसको भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, विशेष अधिकार प्राप्त संपन्न वर्ग था। और इसके जो लोग हुआ करते व्यापारी वर्ग से ही हमेशा राजदूत और जो गुप्तचर हुआ करते थे वो इसी वर्ग से नियुक्त किए जाते थे, याद रखने की बात है। और अन्य वर्गों की अगर हम बात करें तो अन्य वर्गों में शिल्पकार हुआ करते थे, चिकित्सक हुआ करते थे, और जो अध्यापक थे वो अन्य वर्गों में शामिल करते। तो इस प्रकार से जब आप अपना उत्तर लिखें तो सबसे पहले लिख दें कि अब ये समाज जो था श्रेणीबद्ध था और इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से वर्ग थे, अभिजात वर्ग था, व्यापारी वर्ग था और अन्य वर्ग थे। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिख देना। तो इस तरह से ये उत्तर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब लेते हैं दोस्तों निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न है 15वीं से 17वीं शताब्दियों में भौगोलिक खोजों के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे। इसमें आपको क्या बताने कारण, जो भौगोलिक खोजें हुई हैं 15वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच, उनके क्या कारण जिम्मेदार थे, उनको प्रोत्साहित करने वाले कारक जो थे वो कौन कौन से थे, उनके प्रेरक तत्व जो थे वो कौन कौन से। कैसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखें तो इसमें सबसे पहली बात करें कि दिशा सूचक जो यंत्र था उसका आविष्कार जो था उसने भौगोलिक खोजों को काफ़ी प्रोत्साहित किया। दिशा सूचक यंत्र के आविष्कार ने भौगोलिक खोजों को काफ़ी प्रोत्साहित किया था और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो दिशाएं थी उनकी सटीक जानकारी अब होने लग गई थी। तो इसीलिए जो नाविक थे वो आसानी से किसी भी दिशा में, समुद्र में किसी भी दिशा में जा सकते थे और जिस तरह के भाग जो खोजना चाहते थे, जैसे अगर मानते हैं हम कि पूर्वी दिशा में पश्चिम की ओर से बढ़ना चाहते तो पश्चिम दिशा में वो गए थे, लेकिन उन्हें एक नए महासागर की खोज हो गई थी। इसके बाद देखते हैं कि समुद्री जहाज़ों की जो तकनीक थी उसमें भी सुधार हुआ था और उसने भी काफ़ी प्रोत्साहित किया गया था भौगोलिक खोजों को। इसमें हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े जहाज़ निर्माण, विशाल जहाज़ों का निर्माण किया जाने लगा और ऐसे जहाज़ बनने लगे जिनमें अधिक मात्रा में माल वहन किया, जो माल था वो ढोया जा सकता था। तो माल ढुलाई के लिए, इसके अलावा ये जो जहाज़ थे ये सैनिक अभियानों के लिए भी काफ़ी मुफीद हुआ करते थे, सैनिक अभियानों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करते थे, क्योंकि इनमें बड़े बड़े साजो सामान, जो सेना का जो साजो सामान था लाया जा सकता था और बड़ी मात्रा में सैनिकों को भी आवाजाही, परिवहन इनसे किया जा सकता था। तो इसलिए जो समुद्री जहाज़ों की तकनीक में जो सुधार हुआ उसकी वजह से भी भौगोलिक खोजों को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। इसके अलावा हम देखते हैं कि कई उस दौर में, विशेषकर 15वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के बीच कई तरह के यात्रा वृत्तांत लिखे गए। जो यात्री दूसरे महाद्वीपों में पहुंचे या जो जिन्होंने खोज अभियान किए थे उन्होंने अपने जो अनुभव थे वो उन्होंने लिखे यात्रा वृत्तांत। इसके अलावा सृष्टि निर्माण और भूगोल की पुस्तकें भी काफ़ी प्रसार हुआ इस दौर में। और हम देखते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक इस समय लिखी गई थी, काफ़ी प्रसिद्ध हुई। लिखी तो हालांकि आज इस युग से 15वीं शताब्दी से 1300 वर्ष पहले लिखी जा चुकी थी, लेकिन जो टॉलेमी की पुस्तक है ज्योग्राफी वो बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी, क्योंकि उसमें भूगोल के बारे में, दुनिया का जो भूगोल था उसके बारे में काफ़ी विस्तार से जानकारी दी गई थी। इस पुस्तक में ये बताया गया था कि किसी भी जगह की अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है, स्थिति प्राप्त करनी है, तो अक्षांश और देशांतरों के माध्यम से किसी स्थान विशेष की आप स्थिति पता कर सकते हैं। इस पुस्तक में ये पहली बार बताया गया था। इसके अलावा इस पुस्तक में बताया गया कि जो पृथ्वी का जो आकार है वो गोल है और इसमें ये जो बाकी जो 3 महाद्वीप हैं उनके बारे में भी काफ़ी विस्तार से जानकारी जो दी गई थी। यूरोप के बारे में, एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों के बारे में भी इसमें काफ़ी विस्तार से जानकारी दी गई थी। हालांकि महासागरों के बारे में इस पुस्तक में उतना उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा जो स्पेन और पुर्तगाल जो थे उन्होंने खोज यात्राओं का नेतृत्व किया। ये जो दो देश थे शुरू में, इन दोनों ही देशों ने शुरुआत में काफ़ी प्रोत्साहित किया जो नए नाविक थे उनको। तो स्पेन और पुर्तगाल की जो नीतियाँ थी उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया। सर्वप्रथम पुर्तगाल द्वारा खोज अभियान शुरू किए गए थे। हालांकि आधुनिक इतिहासकारों के बारे में भी बात ध्यान रखें, अगर बड़ा प्रश्न है क्योंकि निबंधात्मक है तो थोड़ा सा ये भी लिख दें कि आधुनिक जो इतिहासकार हैं वो इन खोज अभियानों को खोज यात्राएं कहने पर आपत्ति जताते हैं, क्योंकि वो जो प्रदेश उन्होंने खोजे थे तो ऐसा माना जाता था कि जो प्रदेश यूरोप के लोगों ने खोजे वो पहले ही वहाँ पर एशिया के या फिर ऑस्ट्रेलिया के या फिर यूँ कह सकते हैं कि बाकी जो महाद्वीप है अफ्रीका, उनकी यात्री भी वहाँ पर पहले ही पहुँच चुके थे। इसके अलावा यूरोपीय अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर जो था उसकी वजह से भी भौगोलिक खोजों के लिए वो लोग प्रोत्साहित हुए, क्योंकि हम देखते हैं कि यूरोपीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी मंदी आ गई थी, क्योंकि 14वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 15वीं शताब्दी के मध्य तक कई तरह के संकट उत्पन्न हो गए थे वहाँ पर। प्लेग और युद्धों की वजह से वहाँ की जो आबादी थी यूरोप की काफ़ी कम हो गई थी, इसलिए उनके काम करने वाले लोग उनको नहीं मिल रहे थे। जनसंख्या में गिरावट की वजह से जो उत्पादन था वो काफ़ी कम हो गया था। व्यापारिक मंदी वहाँ पर आ गई थी, यानी मांग जो थी वो काफ़ी कम हो गई थी। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो सोने चांदी की काफ़ी कमी हो गई थी, सोने चांदी की यूरोप में काफ़ी कमी, क्योंकि यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था हो गई थी, तो इसलिए उनको अधिक मुद्रा के लिए चांदी की आवश्यकता थी। तो इस चांदी की खोज में, इस सोने की खोज में उन्होंने अन्य महाद्वीपों के लिए जाने के अभियान शुरू किए। इसी वजह से खोज अभियानों को प्रोत्साहन मिला। अब बात करें कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है विश्व इतिहास की। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से भी इन भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला। और किस तरह से हमने देखा कि जो कुस्तुनतुनिया जो है वो
उस जगह पर स्थित है, दुनिया के मानचित्र में उस जगह स्थित है जहाँ से यूरोपीय जो लोग थे वो एशिया के लिए जो स्थल मार्ग थे उनके लिए जाया करते थे। तो इस पर कुस्तुनतुनिया जो कहता कि बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, बाइजेंटाइन साम्राज्य या फिर यूँ कह सकते हैं हम कि जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था उसकी राजधानी हुआ करता था ये। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों का अधिकार हो गया तो यूरोप वासियों के लिए वो एशिया के देशों के साथ सीधा व्यापार करना मुश्किल हो गया था, और इसी वजह से वो दूसरे जो रास्ते थे वो तलाशने लगे। और इसी वजह हम देखते हैं कि वो पश्चिम से जो पूर्वी दुनिया के रास्ते उन्होंने तलाशना शुरू किया। इसके अलावा जो अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर काट कर भी उन्होंने कई रास्ते जो भारत के लिए जो आशा अंतरीप है, जिसको हम केप ऑफ गुड होप कहते हैं, वास्को डी गामा किस तरह से उसको पार करके पहली बार भारत के बंदरगाह कालीकट पर पहुंचे थे। तो इस तरह से भौगोलिक खोजों को इनसे प्रेरणा मिली थी। इसके अलावा जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का जो उत्साह था, ये जो नए देश थे स्पेन, पुर्तगाल, इनमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार का अत्यधिक उत्साह था। इसकी वजह से भी इन्होंने भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया ताकि नई जो महाद्वीप और नए देश जब खोजे जाएं तो वहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार आसानी से किया जा सके। इसके अलावा यूरोप वासियों को एशिया के देशों में उपनिवेश स्थापित करने की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, क्योंकि जो एशिया के देश थे वो मसालों की प्रमुख भूमि हुआ करते थे, वहाँ से मसालों का आयात किया जाता था और इसके लिए उनकी बड़ी मात्रा में धन खर्च होता था। तो जितने भी यूरोपीय देश थे वो चाहते थे कि आखिर इन जो ये गर्म देश है वहाँ क्यों ना अपने उपनिवेश स्थापित कर लीजिए, राजनीतिक अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया जाए ताकि वहाँ से सीधा वो मसालों का व्यापार कर सकें और उन पर मुनाफा कमा सकें। इसके अलावा जो पश्चिम अफ्रीका की ओर जो खोज यात्राएं की, उससे दास व्यापार जो था उसने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसके अंदर। और इसमें पुर्तगाल ने सबसे पहले पहल की। हम देखते हैं कि ब्राज़ील में जब पुर्तगाल का अधिकार हो गया था ब्राज़ील पर, और वहाँ का जो स्थानीय समुदाय था उसने प्रतिरोध किया था और वहाँ से पलायन कर गया था, तो उसकी वजह से विकल्प के रूप में पुर्तगालियों को दास व्यापार यानी कि आयात करने पड़े। दास कहाँ से? अफ्रीका महाद्वीप से उनको दास आयात करने पड़े थे। इसके अलावा जो पुर्तगाल था उसके जो एक शासक थे हेनरी द नेविगेटर था, उन्होंने भी काफ़ी प्रोत्साहित किया था इन भौगोलिक खोजों को। उनके योगदान के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब देखते हैं पुर्तगाली द्वारा व्यापार केंद्रों की वहाँ पर स्थापना की गई, गुलामों को क्रय विक्रय किया गया। इसके अलावा जो स्पेन की एक नीति थी, कैपिटुलेशन की जो नीति थी, उसने भी भौगोलिक खोजों को काफ़ी हद तक प्रोत्साहित किया था, क्योंकि उन्होंने कैपिटुलेशन की नीति के अंतर्गत क्या करते थे, एक इकरारनामा किया जाता था स्पेन के शासक के द्वारा, और जो खोजकर्ता हुआ करता था, जो खोज नए माध्यमों के लिए खोजकर्ता जो नायक जाया करते थे या फिर जो नाविक जाया करते थे वहाँ पर, उनके साथ एक इकरारनामा किया जाता था। उसके तहत क्या होता था कि उस खोज यात्रा करने वाले को, किसी देश विशेष की खोज करने वाले को वहाँ का शासनाधिकार दे दिया जाता था। तो इस तरह की जो नीति थी स्पेन की, कैपिटुलेशन की जो नीति थी, उसने भौगोलिक खोजों को काफ़ी हद तक प्रोत्साहित किया था। अब अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भौगोलिक खोजों के परिणामों पर निबंध लिखिए। अभी हमने पिछले प्रश्न में इसके कारणों की बात की थी, अब इसके क्या परिणाम निकले, ये जो भौगोलिक खोजें थी इनके क्या परिणाम निकले आखिर, इन परिणामों पर हम एक चर्चा कर लेते हैं। निबंध लिखना होता है, जैसा भी प्रश्न आए आपको इन पूरे परिणाम लिखने हैं। तो हम ये देख रहे हैं, जब हमने देखा था कि जो पूरे परिणाम विशेषकर जब यहाँ पर विजय प्राप्त कर ली स्पेन और पुर्तगाल ने, तो इसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम भी थे और नकारात्मक परिणाम भी इन भौगोलिक खोजों के निकले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ सकारात्मक परिणामों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जो नए महादेश थे या नए महासागरों की खोज हम होते हुए देखते हैं, इन भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप एक नया महासागर हमें दिखाई देता है, जो अटलांटिक महासागर। इससे पहले जो अटलांटिक महासागर था पूरी दुनिया के लिए अनजान था, एक तरह से माना जाता था कि वो एक अंतिम बिंदु माना जाता था उसको, लेकिन जब क्रिस्टोफर कोलंबस इसको पार करके पहुँचे नई दुनिया में, तो उन्होंने एक तरह से पहली बार अटलांटिक महासागर की खोज हुई, और वो इन भौगोलिक खोजों के परिणाम के बाद ही हुई। इसके अलावा एक नई दुनिया की खोज भी इन भौगोलिक खोजों की, अगर हम बात करें, पूरे सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम था वो था नई दुनिया की, यानी अमेरिका महाद्वीप की खोज भी इन्हीं भौगोलिक खोजों की वजह से हुई थी। और इसके अलावा जो नए मार्ग खोजे गए पूर्व के देशों के लिए, जो नए मार्गों की खोज भी इन्हीं भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप हुई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिणाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और औद्योगिकरण को जो बढ़ावा मिला है, वो भी इन भौगोलिक खोजों का एक परिणाम था, सकारात्मक परिणाम था, क्योंकि इससे सोना चांदी की उपयोगिता काफ़ी बढ़ गई थी, काफ़ी मात्रा में सोना चांदी उपलब्ध होने लग गया था, और मुद्रा अर्थव्यवस्था जो थी उसको काफ़ी गति मिली थी इसकी वजह से। इसलिए पुर्तगाल, इस वजह से क्या हुआ, जब सोने चांदी की मात्रा अत्यधिक बढ़ गई थी और नए महादेशों की खोज हुई, तो जो बाकी देश थे, जो यूरोप के बाकी देश थे, जिनमें हम इंग्लैंड को शामिल कर सकते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस को शामिल कर सकते हैं, बेल्जियम, हॉलैंड, इनको शामिल कर सकते हैं, वो जो नए देश थे वो भी इनकी प्रतियोगिता में आकर खड़े हो गए। तो इस वजह से स्पेन और पुर्तगाल के जो दिन थे काफ़ी लद गए थे और उनकी जगह नई प्रतियोगी आ गए थे। इसके अलावा इनकी वजह से क्या, बड़ी बड़ी जो संयुक्त पूंजी कंपनियाँ थी उनकी स्थापना भी शुरू हो गई थी। जैसे कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर सकते हैं, 10 ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर सकते हैं। तो नई नई कंपनियाँ स्थापित हुई थी इसकी वजह से।
इसके बाद देखते हैं कि कुछ नई वस्तुओं की जानकारी, इन भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप ही पूरी दुनिया को कुछ नई वस्तुएं मिली, जिनमें कि हम देखते हैं तंबाकू है, आलू है, गन्ने की चीनी है, लाल मिर्च है, मक्का है, रबड़ है आदि। इस तरह की जो नई नई चीज़ें थी वो पूरी दुनिया के सामने आई थी। इसके अलावा उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के जो मूल निवासी थे, अब ये तो कुछ सकारात्मक परिणामों पर हमने चर्चा कर ली अभी तक, सकारात्मक परिणामों की बात की हमने। अब कुछ नकारात्मक परिणामों को अगर देखें तो सबसे ज़्यादा नकारात्मक परिणाम इसका यही हुआ कि जो दुनिया में दास व्यापार था वो शुरू हुआ इन भौगोलिक खोजों की वजह से। और इसके लिए कौन से देश, 2 देश जिम्मेदार थे। उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों को न केवल दास बनाया गया बल्कि अफ्रीका से भी कई तरह के दास वहाँ से आयात किए गए थे। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो वहाँ के जो मूल निवासी थे उनकी जनसंख्या में भारी कमी हुई। जब वहाँ पर मूल निवासियों को दास बनाया गया और उन पर क्या प्रभाव पड़ा, पहला प्रभाव तो यही कर सकते हैं आप, उनकी जनसंख्या थी वो लगभग समाप्त हो गई थी। हमने देखा था कि जब यूरोपवासी वहाँ नहीं आए थे तो वहाँ की जनसंख्या लगभग 7 करोड़ थी और उसके बाद 3.5 करोड़ जनसंख्या, लगभग 50% की गिरावट आई थी। और इसके अलावा ना केवल उनकी जनसंख्या समाप्त हुई थी बल्कि उनकी जो जीवन शैली थी वो भी बर्बाद हो गई थी पूरी तरह से हस्तक्षेप की वजह से। इनकी जनसंख्या में कमी के बहुत से कारण आप देख सकते हैं कि यूरोपवासी जब आए वहाँ पर तो कई तरह की बीमारियाँ अपने साथ वो लेकर आए और उन्होंने जो अनावश्यक हस्तक्षेप किया था वो भी एक महत्वपूर्ण वजह थी इनकी जनसंख्या में कमी की। इनके ऊपर जो अत्याचार किए गए, इनको जब गुलाम बनाया गया, जो ज़बरदस्ती काम करवाए गए और उन अत्याचारों की वजह से काफ़ी लोग मर गए, या जो लड़ाइयाँ हुई है वहाँ के स्थानीय, वहाँ पर सोने और चांदी की खानों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए, उनकी वजह से भी जनसंख्या में काफ़ी कमी आ गई थी। और हम ये देख रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी, कई शताब्दियों से, कई वर्षों से जो सभ्यताएं चली आ रही थी वो भी सभ्यताएं खत्म हो गई थी और उनकी जीवन शैली थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इसमें हम देखते हैं एज़टेक और इंका सभ्यता को हम शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे भयंकर परिणाम यही निकला जो हमने कहा कि दास जो व्यापार है यानी गुलाम बनाने की शुरुआत हुई इन भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप। और चांदी की खानों में काम करने के लिए मजबूर, इस पे विशेषकर स्पेन की अगर हम बात करें तो स्पेन ने यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको गुलाम बनाने की प्रथा को सबसे पहले शुरू किया और वहाँ के जो मूल निवासी उनको सोने चांदी की जो खाने थी उनमें काम कराने के लिए गुलाम बनाने का काम शुरू किया। जबकि दूसरी बात अगर हम बात करें कि जो दासों का, इसकी वजह से, इन भौगोलिक खोजों की वजह से, जबकि इनका जो परिणाम था सीधा अफ्रीका से इनका संबंध कुछ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जब पुर्तगाली वहाँ पर आए, जब ब्राज़ील पर पुर्तगालियों का अधिकार होता है और वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो इसके बाद का प्रतिरोध करते हैं और वहाँ से पलायन कर जाते हैं दास बनने के लिए, तो इसके बाद पुर्तगाली जो थे वो आयात करते हैं दासों कहाँ से, अफ्रीका, विशेषकर पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप से, पश्चिम अफ्रीका से दासों का व्यापार किया जाता है। इस प्रकार से पूरा दुनिया में दास व्यापार की शुरुआत होती है। तो इन नई गतिविधियों अफ्रीका में गुलामों का आयात किया जाता है। और इस गुलाम प्रथा को लेकर अंत में आप ये भी कह सकते हैं कि जो गुलाम प्रथा है, अपने उत्तर में शामिल, इस पैराग्राफ में शामिल कर सकते हैं कि गुलाम प्रथा को लेकर काफ़ी वाद विवाद है। अभी इस बात को लेकर काफ़ी वाद विवाद है कि किस तरह की प्रथा वहाँ पर शुरू थी। आज के जो आधुनिक इतिहासकार हैं, कुछ इतिहासकार जो हैं, विशेषकर यूरोपीय इतिहासकार, उनका ये मानना है कि ये जो गुलाम प्रथा है वो पहले से ही वहाँ मौजूद थी और वहाँ के जो मूल निवासी थे उन्होंने ही इनकी सहायता की थी वहाँ से गुलाम लाने के लिए, क्योंकि वो इसके बदले उन्हें काफ़ी वस्तुएँ प्रदान करते थे। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हमने इस अध्याय 8 के संस्कृतियों का जो टकराव नाम से अध्याय है, इसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया और आज हमारा ये अध्याय समाप्ति भी हो गया। आज इसके हमने लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों पर चर्चा कर ली है। दोस्तों, आगे के भाग में आगे जब हम अगला जो अध्याय लेंगे यानी इकाई 4 जब हम पढ़ेंगे और उस इकाई में हम देखेंगे कि किस प्रकार से दुनिया का आधुनिकीकरण हुआ और कौन से वो रास्ते थे जिन्होंने दुनिया का आधुनिकीकरण किया, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले कि हम उस पर चर्चा करेंगे तो तब तक आप तैयारी कीजिए कि आखिर वो कौन से रास्ते हैं। आपकी नज़र में क्या होता है कि जब एक युग बदलता है और दूसरा युग आता है तब कौन कौन से परिवर्तन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? क्या वो परिवर्तन हम अपनी पुस्तकों में पढ़ रहे हैं वो सही है? आपकी नज़र में कौन से परिणाम होने, कौन से नए परिवर्तन आप उनको शामिल कर सकते हैं, उन पर आप चर्चा कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ चर्चा कीजिए, अपने शिक्षकों के साथ चर्चा कीजिए और आप खोज कीजिए जितना ज़्यादा हो सके इसके ऊपर। और आप चाहें तो गूगल भी करके देख सकते हैं कि किस तरह की जो चीज़ें होती है वो महत्वपूर्ण होती है जब एक नया युग आता है। और विशेषकर हम बात करेंगे आधुनिकीकरण की ओर जो रास्ते चले उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे बदलाव थे जिनकी वजह से आधुनिकीकरण आया था। तो तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।